सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यह भी सामाजिक ज्ञान के भूगोल विषय से पाठ नंबर 4 जलवायु से ली गई है और इसमें हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं, यानी जलवायु से जुड़े कुछ और शब्द हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है कोरियालिस बल। ये कोरियालिस बल होता क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ये घूर्णन मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, और उसके कारण एक बल जो फोर्स है एक वो पैदा होता है जिसको हम कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित यानी मुड़ जाती हैं। यानी इस बल के कारण पवनें अपनी चलने की दिशा बदल लेती हैं और इसे हम फेरल का नियम भी कहते हैं। इसको आपने ज़रूर याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा शब्द है जेट धाराएं। जेट धाराएं 27 डिग्री से उत्तर डिग्री अक्षांश के बीच वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में पाई जाने वाली तेज़ पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। और इनकी गति गर्मियों में तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो अब चलते हैं हम तीसरे शब्द पर जो है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, जिसको हम इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। और ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है दिल्ली और उसके आसपास राज्यों में बारिश आएगी, या सर्दियों में भी कभी कभी हमें तेज़ बारिश देखने को मिलती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ पश्चिमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के उत्तर पश्चिम से ये हवाएं आती हैं और भारत में उत्तर पश्चिम भारत से उत्तर भारत और फिर पूर्वी तट तक ये वर्षा करवाती हैं। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ यानी तेज हलचल या तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। यानी ये जो भूमध्य सागर है वो जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो हमारे पश्चिम की ओर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से होते हुए जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये भूमध्य सागर है और वहाँ से ये हवाएं आती हैं और भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व में बारिश करवाती हैं। ये प्राय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जो फोर्थ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है एल नीनो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर पेपर में प्रश्न आता ही आता है। ये एल नीनो होता क्या है? एल नीनो असल में जलधारा होती है। हमने पढ़ा था कि किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करने में महासागरीय धाराओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दो तरीके की जलधारा हमने पढ़ी थी, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ये जो एल नीनो है वो क्रिसमस के समय यानी दिसंबर के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक तटीय प्रदेश है, पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। यानी हर 2 से 5 वर्ष के बाद जो पेरू का जो समुद्र है, पेरू समुद्र के पास है, वहाँ पर ठंडी जलधारा बह रही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे गर्म जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण जो समुद्र की सतह होती है उसका भी तापमान बढ़ जाता है और उसके ऊपर जो वायु दाब जो अधिक होना चाहिए था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और जो उसके आसपास और व्यापारिक पवनें भी चल रही होती हैं वो भी जो है उस क्षेत्र में जो है पवन को वो शिथिल कर देती हैं। इसका प्रभाव ये होता है जिससे कि जो उस समुद्र पर प्रभाव बन रहा था, उच्च दाब बन रहा था,
वो अब निम्न दाब में परिवर्तित हो जाता है। और हमने हमेशा ये पढ़ा है साइंस में कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है एयर प्रेशर जाता है। तो जब हाई प्रेशर होना चाहिए था तो वहाँ लो प्रेशर हो गया, जिससे वो हमारे हिंद महासागर में भी लो प्रेशर बना रहेगा और इसका असर ये होता है कि हमारे भारत में भी कम बरसात होती है। आगे इसको पढ़ते हैं। ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो मैंने अभी अभी आपको यही डिस्क्राइब किया कि इसका प्रभाव यही होता है कि हमारे हिंद महासागर पर जो उच्च दाब बनना चाहिए था इस पेरू की ठंडी जलधारा के कारण, लेकिन गर्म जलधारा बनने के कारण हमारे यहाँ पर भी हिंद महासागर पे वायुदाब कम हो गया, जिससे उस साल भारत में बारिश बहुत कम होती है, यानी मानसून बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है मानसून, और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम सब जानते हैं, अगर ये मानसून ना हो तो हमारे देश में जो बहुत कुछ इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, सब जगह सूखा होगा, क्योंकि हमारे देश के किसान इस मानसून पर ही निर्भर करते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। यानी बहुत पहले जब कभी अरबी जो व्यापारी थे हमारे यहाँ आते थे, तो उन्होंने पवनों की दिशा का अध्ययन करके इसको नाम दिया मौसम, और इसका जो शाब्दिक अर्थ अभी हमने पढ़ा ही मौसम है। तो मौसम से हम जो मानसून ये शब्द आया। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। यानी मानसून का अर्थ ही यही है कि उसमें जो है वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलती रहती हैं, कि कभी वो ठंडी हो जाती हैं, फिर जब वापस लौटती हैं तो वो सूखी हो जाती हैं। इस तरीके से मानसूनी जलवायु की एक विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, जिसमें मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। और वाकई ही हमारे देश की जलवायु तो हमें पता ही है, हमारे देश की जलवायु है मानसूनी जलवायु। और मानसूनी जलवायु की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वैसे तो पूरे भारत में मानसून जब आता है तो पूरे भारत में उसका प्रभाव होता है, लेकिन कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बरसात, जैसे कि हमारे उत्तर पूर्वी इलाके में मासेनराम और चेरापूंजी मेघालय में, वहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, जैसे राजस्थान का इलाका है, वो सूखा रह रहा है, लेकिन मानसून तो आ रखा है। और इस दौरान क्या होता है कि तापमान में भी बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन जहाँ बरसात का असर कम है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा 40 डिग्री के आसपास जो है पहुँच जाता है। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन रहता है, मौसम की अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ऋतुओं की। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी तक होती है, ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मई तक है, फिर एक मानसून का आगमन वाली ऋतु और एक मानसून की वापसी वाली ऋतु। तो आज हम जिन 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चे अक्सर थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि पेपर में 9th के बच्चों को पेपर में जब आता है कि शीत ऋतु की विशेषताएं लिखो या ग्रीष्म ऋतु की लिखो, तो जो 9th के हिसाब से आपको वही लिखना है। कई बच्चे इसमें कई बार गलती भी कर जाते हैं और वो ऐसा लिख देते हैं जो कि कक्षा 5 के स्तर के बराबर होता है, तो हमें ऐसा नहीं लिखना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले शीत ऋतु की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि इसका समय मध्य नवंबर से फरवरी, मैंने दिसंबर बोला तो नवंबर से फरवरी ये शीत ऋतु लगभग रहती है। इसमें जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, यानी जो इस समय जो हवाएं बिल्कुल सूख जाती हैं, सूखी हुई होती हैं, तो वो ज़मीन से वो समुद्र की ओर बहती हैं। तीसरा पॉइंट है उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ इस समय कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि हवाएं तो सूख जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और पवनें भी शिथिल होती हैं और परिवर्तित होती रहती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी जो ताप पट्टी होती है वो दक्षिण की ओर खिसक जाती है और उत्तर भारत इस समय सर्दी की चपेट में होता है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि देश में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क
लेकिन केवल तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है, और वो ये है ही है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा, ये है बिल्कुल यही एक इसकी विशेषता ये भी है कि कभी कभी सर्दियों में आपने बरसात देखी होगी तो ऐसा होता है। और प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन होना, मतलब क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भाग यानी जो भारत का दक्षिण भारत वाला हिस्सा है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, और वहाँ पर समुद्री प्रभाव है इसलिए वहाँ पर सम जलवायु रहती है, यानी सर्दी और गर्मी का एहसास बहुत हमें कम होता है। बेशक से तापपट्टी दक्षिण की ओर खिसक जाए लेकिन हमें सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी में बहुत ज़्यादा सर्दी का अनुभव नहीं होता। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की यानी गर्मी की ऋतु की। समय मार्च से मई। उत्तरी मैदानों में तापमान अत्यधिक वृद्धि जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तापमान में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे प्रेशर भी जो है कम दाब वाला बनने शुरू हो जाता है। फिर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म और शुष्क पवन जिसे हम लू भी बोलते हैं, ये इसका एक बहुत विशेष लक्षण है जो चलने लग जाती हैं। फिर इसके बाद कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा और हिमवृष्टि जिसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और इसको ये इम्पॉर्टेंट भी, आप इसको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ऋतु के अंत में कर्नाटक में और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा जिससे आम क्या होते हैं जल्दी पक जाते हैं, इसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो जब गर्मी की ऋतु खत्म हो रही होती है तो कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून से पहले वाली वर्षा होती है जिससे आम पक जाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि इसमें प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव से जो है तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन बिल्कुल जैसे सर्दी में होता है ऐसी गर्मी में भी होता है क्योंकि वहाँ पर सम तापमान रहता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, एल नीनो से आप क्या समझते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर है एल नीनो दिसंबर यानी क्रिसमस के महीने में पेरू के तट के नज़दीक चलने वाली एक अस्थायी गर्म जलधारा है जो हर 2 से 5 वर्ष के बाद चलती है। इससे समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसके प्रभाव से हिंद महासागर में वायु दाब निम्न हो जाता है जिससे भारत में भी कम बरसात होती है, यानी मानसून भी भारत में कमज़ोर पड़ जाता है इसके कारण। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों? समझकर लिखिए। तो इसका उत्तर है दिल्ली चेन्नई की अपेक्षा समुद्र तट से अधिक दूर है। चेन्नई में समुद्र के असर के कारण पूरे वर्ष सम तापमान अर्थात सर्दी गर्मी में अधिक सर्दी या अधिक गर्मी का एहसास कम होता है, जबकि दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारत में शीत ऋतु की कुछ प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो ऊपर लिखा ही हुआ है, उसमें से आप कोई 5 लिख दीजिए, 5 बहुत हैं। जैसे समय जो है इसका मध्य नवंबर से फरवरी तक। दूसरा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तीसरा, उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। और चौथा, यहाँ कमज़ोर उच्चाई का क्षेत्र बन जाता है। और 5वां लिख सकते हैं कि सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल और परिवर्तित होती हैं। तो ये 5 लिख दीजिए, बाकी आप इनमें से कोई और भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत परिवर्तन होता है। वैसे तो मानसून जब आता है तो पूरे क्षेत्र में इसका प्रभाव होता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव में अंतर पाया जाता है। जैसे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में चेरापूंजी और मासिनराम में 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो दूसरी ओर राजस्थान और लेह में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये तो पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट, इसी प्रकार तापमान में भी अंतर पाया जाता है। एक तरफ दक्षिण भारत में जहां औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहीं राजस्थान में यह 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।